दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, पटना, नालंदा, बक्सर सहित सभी जिलों में गाड़ी चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इस चेकिंग अभियान के तहत गाड़ियों की धरपकड़ की जा रही है और नियम कानून नहीं मानने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर आपने बाइक चलाने के दौरान हेलमेट और कार चलाने के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो फिर आपका डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इसको लेकर बिहार परिवहन विभाग राज्य के सभी जिलों में गाड़ियों की चेकिंग कर रहा है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा कल बिहार के अलग अलग जिलों में चलाए गए गाड़ी चेकिंग अभियान में 426 गाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि 72 गाड़ियों को जब्त करते हुए 8 गाड़ी चालकों के डीएल सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। जब मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग बिहार के सभी 38 जिलों में ये अभियान चला रहा है। इस दौरान गाड़ियों की परमिट, प्रदूषण एवं फिटनेस की भी जांच की जा रही है। गाड़ी मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि एक बड़ी आपराधिक वारदात बिहार के किशनगंज में हुआ है, जहां अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। हत्या की यह वारदात किशनगंज के टेरागाछ थाना के खजूरबाड़ी का है। मिली जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के टेरागाछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हवाकोल पंचायत में स्थित खजूरबाड़ी मालटोली वार्ड नंबर 10 निवासी गांधी पासवान का दूसरी महिला से अवैध संबंध चल रहा था, जिसका विरोध अक्सर उसकी पत्नी सुनीता देवी किया करती थी। इसीलिए अवैध संबंध में बाधक बन रही पत्नी को उसके पति गांधी पासवान ने गला दबाकर हत्या कर दी। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला पति द्वारा पत्नी की हत्या से इलाकों में सनसनी फैल गई है और आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेने के साथ ही आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद मामला पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार सख्त है। यह सरकार कितनी भी सख्ती दिखाने का दावा करे पर इसका खौफ कारोबारियों में नहीं दिख रहा है। यह खासकर बड़े सप्लायर और डीलर कारोबारी का हौसला टूट नहीं रहा है। हर क्षेत्र में शराब की बरामदगी हो रही है। इसी क्रम में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल से पुलिस ने 100 कार्टून शराब जब्त किया है। ताजा मामला रविवार की सुबह 4 बजे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीएमसीएच के बॉयज हॉस्टल्स के मेज से 99 कार्टून शराब बरामद हुआ है। साथ ही एक पिकअप और उसके चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्ष के लिए बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खरमास के बाद बेरोजगारी यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां युवाओं से बेरोजगारी को लेकर बातें होगी, लेकिन इसको लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा निकालने पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को पलायन के लिए राजद सरकार ने मजबूर किया है। ये बेरोजगारी तेजस्वी यादव की है। लालू यादव ने भी कई रैलियां बिहार में की थी, उनका इतिहास तेजस्वी यादव को पूछना चाहिए। तेजस्वी यादव रैली करने से जनादेश इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, बिहार की सत्ता में रोजगार नहीं पा सकते हैं। उधर उन्होंने कहा है कि आरजेडी के समय पथ निर्माण विभाग का बजट 300 करोड़ का बजट था और अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ का बजट हो गया है। आपको बता दें कि 22 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 13वीं यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा को समाज सुधार यात्रा का नाम दिया गया है। 22 दिसंबर को चंपारण से शुरू होने वाले समाज सुधार यात्रा का समापन 15 जनवरी को उनके गृह क्षेत्र नालंदा में होगा। सीएम नीतीश की इस यात्रा के जवाब में अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी नए साल में बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलेंगे और यात्रा के बाद पटना के ऐतिहासिक मैदान में एक विशाल रैली भी करेंगे। इस रैली का नाम बेरोजगारी हटाओ रैली दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म को खराब बताया है। साथ ही सत्यनारायण पूजा पर भी सवाल उठाए हैं।
जीतन राम मांझी ने यह विवादित बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया है। जहां इस बयान के वायरल होने के बाद अब जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके अपनी सफाई भी दे दी है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इसके पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। जहां हाल ही में उन्होंने शराबबंदी की समीक्षा की मांग करते हुए यहां तक कह दिया था कि बिहार में मंत्री और अधिकारी रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे जीतन राम मांझी ने फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। यह मुसहर भुइया समाज की सभा में उनके दिए गए बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वे गाली देते हुए कह रहे हैं कि अब हर जगह हम लोगों के टोला में भी सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है और पंडित यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे, बाबू नकदी दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि पहले गरीबों के बीच ये पूजा देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल ये खूब हो रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर का हवाला देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि साल 1956 में जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने हिंदू धर्म को खराब बता दिया था। उनका निधन बौद्ध होकर ही हुआ था। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों के लिए भी आपत्तिजनक बातें कही है। दोस्तों, कटिहार फिल्म जगत के शोहरत पाने के करीब हैं। छोटे से शहर कटिहार में रंगमंच से जुड़े रंगकर्मी कलाकारों ने मिलकर एक लघु फिल्म बनाया है। फिल्म का नाम है राम हाफिज। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश के विभाजन के बाद बंगाल के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय समरेश बसु ने एक कहानी लिखा था जिसका नाम था आदाब, और उसी कहानी का रूपांतरण करके कटिहार के कलाकारों ने एक लघु फिल्म बनाया है। फिल्म 22 मिनट का है और फिल्म का नाम रखा है राम हाफिज। 1971 में विभाजन के समय जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगे भड़के थे, स्थितियां परिस्थितियां बनी थी, उसी पर आधारित है फिल्म राम हाफिज। फिल्म में काम करने वाले रंगमंच के कलाकारों ने अपने इस लघु फिल्म को बनाने के समय कटिहार के ही रहने वाले कलाकार रोनित रंजन, जो अभी पूर्ण फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत हैं। फिल्म काफी अच्छी बनी है। फिल्म बनने के बाद इन लोगों ने फिल्म फेस्टिवल के लिए राम हाफिज फिल्म को कई जगहों पर भेजा था। राम हाफिज फिल्म को लंदन में चुन लिया गया है और इस फिल्म का प्रीमियर 20 दिसंबर को लंदन में होना है। ऐसे तो मुंबई के फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को चुन लिया गया है और यहां भी फिल्म का प्रीमियर होना बताया जा रहा है। फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की माने तो करीबन दर्जनों जगह पर राम हाफिज फिल्म को फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना जाएगा। जहां ऐसा इन कलाकारों का विश्वास है। जहां फिलहाल लंदन में होने वाले फिल्म के प्रीमियर को लेकर कलाकार काफ़ी उत्साहित है, खुशी मना रहे हैं। जी हाँ, छोटे से शहर कटिहार में बनाई गई फिल्म राम हाफिज के लंदन के फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर शो के बाद कलाकारों ने बताया है कि इसे OTT के कई प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और फिल्म के प्रीमियर के बाद इन कलाकारों को फिल्म को मिलने वाले अवार्ड की भी आशा है। ऐसे में सभी कलाकार फिल्म को लेकर काफ़ी उत्साहित है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ई क्लिनिक लॉन्च किया है। ई क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य बिहार की स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करना। जब बिहार में 100 क्लिनिक काम करेंगे। ई क्लिनिक जिप्फी हेल्थ ने लेकर आई है। इस अवसर पर मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। बिहार में पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में ख्याति अर्जित कर रहे हैं, वहीं अपने राज्य भी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। हर जिले में फार्मेसी की दुकान में ई क्लिनिक खोला जाएगा। इसके तहत हेल्थ कियोस्क लगाया जाएगा। उसके सामने मरीज बैठेंगे, उसमें कुछ इक्विपमेंट लगे रहेंगे जो मरीज की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल, बीपी, शुगर आदि रियल टाइम दूर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टर को पता चल जाएगा। जब डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर दवा लिखेगा। इस तरह मरीज को घर बैठे देश के बड़े डॉक्टरों का इलाज मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में बिहार की बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। जहाँ वही पड़ोसी राज्य झारखंड की स्थिति बिहार के मुकाबले थोड़ा ठीक है। जहाँ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी दर अक्टूबर महीने में 13.9% थी, लेकिन नवंबर में 14.8% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, जबकि झारखंड में बेरोजगारी दर 11.2% है। अगर बात देश के अन्य राज्यों की करें तो फिर अन्य राज्यों में भी बेरोजगारी दर में वृद्धि देखने को मिली है। भारत के हरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। हरियाणा की बेरोजगारी दर 29.3% दर्ज की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 21.4% दर्ज किया गया है, जबकि राजस्थान में बेरोजगारी दर 20.4% है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी क्षेत्र में नवंबर महीने में बेरोजगारी दर 8.21% दर्ज की गई है, जबकि ये ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.44% है। इसका मतलब यह है कि कोरोना के कारण शहरों में गांव के मुकाबले बेरोजगारी बढ़ी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पंचायत चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खबर के अनुसार मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सहित सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को तय समय पर शपथ ग्रहण होगा। साथ ही साथ उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन किया जाएगा। आपको बता दो कि निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में तारीख तय कर दी है। उप मुखिया और उप सरपंच के लिए 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक नोटिस जारी किया जाएगा, जबकि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पंचायत समिति प्रमुख और उप प्रमुख 27 दिसंबर से 3 जनवरी तक चुने जाएंगे। विभाग ने सभी जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पंचायत चुनाव में जीते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाने को कहा है। साथ ही साथ उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया को भी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा, गया, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार सहित सभी जिलों में रहने वाले लोगों को 12वीं पास के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर युवाओं से किसी भी तरीके का ब्याज नहीं लिया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 12वीं पास करने के बाद अगर कोई युवा नर्सिंग, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, BSc, BA, BCom, फार्मिंग, फार्मासिस्ट आदि की पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर वे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार यह योजना बहुत पहले ही लागू कर दी जा चुकी है। बहुत सारे युवा इस योजना का लाभ ले भी लिए हैं और ले भी रहे हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के गरीब 12वीं पास छात्र छात्राओं को देश के किसी भी कोने में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 लाख रुपए तक का लोन वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ दस्तावेज देने होंगे। उनमें से है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12वीं पास सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट, उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिल का प्रमाण पत्र, माता पिता के 2 फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, पासबुक और मोबाइल नंबर आदि। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप इसमें ऑनलाइन करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड से इंटर परीक्षा देने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड ने इंटर के प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए प्रवेश एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसको लेकर बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022 के बीच बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। छात्र इस परीक्षा में भाग लेने के लिए फटाफट अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करें। बिहार बोर्ड ने कहा है कि स्कूल कॉलेज के प्राचार्य बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने हस्ताक्षर और मोहर लगाकर परीक्षार्थियों को देंगे, तभी प्रवेश पत्र मान्य होगा। छात्र इस तरीके से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि शादी के बाद पहली बार प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए विशिष्ट राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। केंद्र की उस सरकार से विशिष्ट राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं जो एनडीए की है और उस एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी शामिल है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार और केंद्र दोनों जगह पर एनडीए की सरकार है। बिहार के 40 में से 39 सांसद एनडीए के हैं। इसके बावजूद भी बिहार में विकास नहीं हो रहा है और न ही बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के हर पैमाने पर बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये स्थिति तब है जब बिहार के 40 में से 39 सांसद एनडीए के हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगले साल यूपी समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव है। इससे पहले धर्मांतरण और घर वापसी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। इस बीच वीएचपी ने ऐलान किया है कि वे 20 दिसंबर से देश में धर्मांतरण के खिलाफ घर वापसी अभियान चलाएगी। अपने अभियान में बीएचपी के नेता अलग अलग पार्टियों के सांसदों से मुलाकात करेंगे और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने को लेकर चर्चा करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव से पहले एक बार फिर से धर्मांतरण के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि घर वापसी अभियान चलाया जाएगा ताकि धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद ने इसी मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संगठन ने ऐलान किया है कि 20 दिसंबर से देश में धर्मांतरण के खिलाफ घर वापसी अभियान शुरू होगा। इस अभियान को लेकर वीएचपी के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वे उन लोगों की घर वापसी कराना चाहते हैं जो हाल ही में या फिर कुछ पीढ़ियां पहले दूसरा धर्म अपना चुके हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल समिति के प्रमुख विद्यासागर ने शनिवार को कहा है कि भारत में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर होगी, लेकिन ये दूसरी लहर की तुलना में हल्की होगी। यह साथ ही कहा है कि तीसरी लहर भारत में अगले साल की शुरुआत में आने की संभावना है। ये देश में अब बड़े पैमाने पर मौजूद प्रतिरक्षा के कारण दूसरे लहर की तुलना में हल्की होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अभी प्रतिदिन लगभग 7,500 मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बहुत कम संभावना है कि तीसरी लहर में दूसरी लहर की तुलना में अधिक दैनिक मामले दिखाई देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने आम भारतीयों को 1 मार्च से ही टीकाकरण शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा है कि एक सीरो सर्वेक्षण के अनुसार एक छोटा सा अंश बचा है जो डेल्टा संक्रमण के संपर्क में नहीं आया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया से जुड़े उलेमा ने शनिवार को मुस्लिम मुद्दों को लेकर बैठक की। जो देश भर से आए उलेमा ने फैसला लिया है कि मुस्लिम महिलाओं को जमीन जायदाद में हिस्सेदारी मिले। उलेमा ने कहा है कि दहशतगर्द तभी रुकेगा जब सूफी विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा। दहेज प्रथा को भी पूरी तरीके से खत्म करने पर मंथन किया है। शनिवार को आयोजित मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की बैठक हुई। बैठक में मौलाना यूसुफ अजीजी ने कहा है कि दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करनी है। जब कौम को जागरूक करने के लिए बोर्ड के तमाम मेंबर मस्जिद, मदरसे और जलसों के जरिए लोगों को जागरूक करेंगे। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा है कि मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं उसको लेकर आवाज बुलंद करें। दहशतगर्दी उसी वक्त रुक सकता है जब सूफी विचारधारा को बढ़ावा मिले। हाफिज नूर अहमद अजहरी ने कहा है कि सूफिज्म का फैलाव हो, मुसलमान सियासी मामले में जल्दबाजी में फैसला ना लें, पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वालों को सरकार की मदद से सजा दिलाने की पहल हो। मौलाना साहबुद्दीन ने कहा है कि 5 बिंदु मुस्लिम महिलाओं के हुकूक, जमीन जायदाद में उनकी हिस्सेदारी, दहेज प्रथा रोकने, शादियों में फिजूल खर्च को रोकना, सूफिज्म को बढ़ावा देने और फिर मौजूदा सियासत पर मुसलमानों से सोच समझकर फैसला लेने की अपील की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे ने महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है। अब ट्रेन में महिलाओं को सीट के लिए परेशान नहीं होगा। जिस तरीके से बस और ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित होती है, उसी तरीके से अब भारतीय रेलवे भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगा। यह भारतीय रेलवे की ओर से अब लंबी दूरी की ट्रेनों में महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं की आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने रिजर्व बर्थ निर्धारित करने सहित सभी सुविधाएं शुरू की है। जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास में 6 बर्थ आरक्षित होगी। गरीब रथ, राजधानी दुरंतो समेत पूरी तरीके से वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेनों की 3rd AC कोच में 6 बर्थ महिला यात्रियों के लिए आरक्षित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में MLC चुनाव के दौरान नोट फॉर वोट के खेल का पता चला है। जब बिहार में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत प्रतिनिधि द्वारा 24 से MLC का चुनाव होना है, जब इस चुनाव में भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वोट का सौदा 60 हजार में किया जा रहा है। प्रत्याशी गांव-गांव दौड़ भाग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वोट के बदले एडवांस में ही रकम दी जा रही है और पंचायत प्रतिनिधियों को सर्टिफिकेट गिरवी रखे जा रहे हैं। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड सदस्यों ने प्रत्याशियों से पैसे लिए हैं और अनुबंध के मुताबिक अब वे उन्हें ही वोट करेंगे। जब प्रत्याशी पंचायत प्रतिनिधियों को पैसा देकर उनका सर्टिफिकेट रख ले रहे हैं। एक प्रतिनिधि ने बताया है कि 70% सर्टिफिकेट जमा हो चुके हैं और अब वे केवल 30% बचे हैं। अखबार की रिपोर्ट ने जब औरंगाबाद में स्टिंग किया तो एक प्रतिनिधि ने कहा है कि जो ज्यादा रकम देगा सर्टिफिकेट उसी को दिया जाएगा। हालांकि जो लोग सर्टिफिकेट दे चुके हैं अब वे और तोल मोल नहीं कर सकते हैं। पत्रकार वार्ड सदस्य के पास उम्मीदवार बनकर पहुंचे थे। इस दौरान सदस्य ने सारी बातें कबूल की है। रिपोर्टर के प्रश्न पर सदस्य ने कहा है कि माल मिल चुका है। 60 से 90 हजार के बीच बात हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद अक्सर अपने बयानों की वजह से न्यूज हेडलाइन में बने रहते हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर दिया गया उनका एक बयान इन दिनों तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को देश का भावी पीएम बताया है। ये बात उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी की यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में उतरने की घोषणा के संदर्भ में कही है। हालांकि योगी के पीएम होने वाली बात अधिक शेयर किए जा रहे हैं। जहां अजय निषाद देश के भावी प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से चर्चा में आ गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कोसी इलाके कुख्यात डॉन पप्पू देव अब इस दुनिया में नहीं रहे।
पप्पू देव की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पप्पू देव को हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आखिरकार पप्पू यादव की मौत हो गई। 90 के दशक में जिस पप्पू देव की तूती कोसी के इलाकों में बोलती थी, अब वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। सहरसा से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सदर अस्पताल में पप्पू देव को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज आईसीयू में चल रहा था, लेकिन उनकी मौत हो गई है। हालांकि पप्पू देव की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। आपको बता दूं कि पप्पू देव 90 के दशक में कोसी के इलाकों में एक बड़े डॉन के तौर पर उभरा था, जब बिहार में जुर्म एक उद्योग का रूप ले चुका था। जहां उस दौर में पप्पू देव कोसी के इलाकों में ऑपरेट करता था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा पर बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करने वाले थे। अब इस प्रस्तावित यात्रा का नाम बदल दिया गया है। इसे अब समाज सुधार अभियान नाम दिया गया है। समाज सुधार यात्रा के बदले समाज सुधार अभियान नाम दिया गया है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री मोतिहारी से करेंगे, जबकि पटना और नालंदा में आकर के यात्रा का समापन करेंगे। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और जहां जनसभाएं करेंगे, वहीं अधिकारियों के साथ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह समेत अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला कॉलेज के सभागार में आयोजित पूर्व सैनिक प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया। मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ की पीड़ा जाहिर की, आरएसएस की दर्द जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास नहीं है। ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है। उन्होंने कहा कि पिछले 96 साल से आरएसएस का हमेशा विरोध हुआ है, लेकिन हम समाज की सेवा में लगे रहे। आरएसएस को तो थोड़ी राहत तब मिली जब स्वयंसेवक सत्ता में आए। तब बाधाओं को पार करके 96 साल से आरएसएस समाज सेवा करते हुए आगे बढ़ता गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पारा गिरने के साथ ही ठंड जनित यानी कि ठंड से होने वाली बीमारियां बच्चों को जकड़ने लगी है। एसकेएमसीएच से लेकर सदर अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में हर दिन बड़ी संख्या में बच्चों को लेकर अभिभावक पहुंच रहे हैं। इसमें ज्यादातर सर्दी, खांसी और निमोनिया से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया की शिकायत सामने आ रही है। एसकेएमसीएच के ओपीडी में रोज 30 से 40 बच्चे सर्दी, खांसी और निमोनिया से पीड़ित होकर आ रहे हैं। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी मंडल ने बताया है कि ठंड बढ़ने के साथ नवजात बच्चों में हाइपोथर्मिया की शिकायत मिल रही है। इस बीमारी में बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, कई बार बेहोश भी हो जाते हैं। इसमें शरीर नीला पड़ने लगता है। उन्होंने बताया है कि निमोनिया और बुखार ठीक होने में 1 हफ्ते तक समय लग रहा है। सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमएल कमाल ने बताया है कि ठंड बढ़ने के कारण बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। सदर अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 5 से 10 बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार के आ रहे हैं। हालांकि अब तक किसी बच्चे को भर्ती नहीं किया गया है। जुरन छपरा में स्थित केजरीवाल अस्पताल की ओपीडी में भी हर दिन बुखार और निमोनिया से पीड़ित बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर जेपी मंडल ने बताया है कि बच्चों को ठंड से बचना बहुत जरूरी है। अभिभावक नवजात शिशुओं को पैर से मुंह तक ढक देते हैं, लेकिन बच्चे का मुंह कभी नहीं ढकना चाहिए। इससे बच्चा सांस नहीं ले पाता है। बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएं, लेकिन ज्यादा भारी कपड़े भी नहीं पहनाएं। कमरे का तापमान 26 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अगर हीटर चला रहे हैं तो फिर उसके आगे पानी रख दें, जिससे नमी बरकरार रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीते 2 सालों में दुनिया भर के लोग कोरोना महामारी से परेशान रहे हैं। यह कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर से लोगों को परेशान कर रहा है। यह संक्रमण ऐसा है जिससे बीमार व्यक्ति को केवल पैसे और ज्वेलरी ही दिखाई पड़ती है, जब बाकी उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। इस बड़े संक्रमण से बीमार लोगों की पहचान लगातार उजागर हो रही है। दरअसल बिहार की जांच एजेंसियों ने लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रखा है और इसमें लगभग हर दिन ऐसे बीमार भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसी जा रही है जो धन संपत्ति अर्जित करने के मामले में बुरी तरीके से संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में सरकारी सेवकों के ऊपर विजिलेंस और उसकी विशेष इकाई की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। यह सरकारी सेवा में रहते हुए अकुल संपत्ति जमा करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जब एक्शन लिया जा रहा है तो उनके पास
पास से मिलने वाली धन दौलत को देखकर लोग दंग रह जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से भी बताया जा रहा है। शनिवार को ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर अजय सिंह के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में इंजीनियर के पास से 95 लाख रुपए कैश और 66 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है जो इंजीनियर ने पटना में खरीद रखी है। जब पटना के इंद्रपुरी इलाके में इंजीनियर के फ्लैट पर जब छापेमारी शुरू हुई तो विजिलेंस ब्यूरो की टीम के हाथ पांव फूल गए। दरअसल कार्टून और ब्रीफ केस में बंद नोटों को देखकर अधिकारियों को यह लगने लगा कि नोट गिन पाना मुमकिन ही नहीं है, लिहाजा नोट गिनने की मशीन तुरंत मंगानी पड़ी। इंजीनियर के अलग अलग बैंकों में 20 खातों के बारे में भी जानकारी मिली। इतना ही नहीं, इंजीनियर ने 81 लाख रुपए का निवेश पोस्ट ऑफिस में और एनएससी में कर रखा था। बाड़े जमीन और फ्लैट के डीडीबी विजिलेंस की टीम को मिली है। इंजीनियर के फ्लैट से 1 किलो 295 ग्राम सोना और चांदी की 3 ईंटें समेत 12 किलो चांदी के जेवर और बर्तन भी बरामद किए गए हैं। उसके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक TUV 300 और एक सेंट्रो गाड़ी के अलावा 4 बाइक भी हैं। जब ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात अजय कुमार सिंह के ऊपर बीते 17 दिसंबर को ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। जब बिहार में करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्टिव होती नजर आ रही है, और शायद यही वजह है कि बिहार में अब भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। लंबे अरसे से सुस्त पड़े विजिलेंस के अधिकारी एक बार फिर से सक्रिय दिख रहे हैं और पिछले 2 महीने में आय से अधिक संपत्ति करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। दोस्तों, बात करते हैं कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि 16 साल के बाद किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने ही समाज के सुधार के लिए निकालना पड़े, इससे शर्मनाक और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। यह चिराग पासवान ने कहा है कि ताज्जुब की बात है कि जिस प्रदेश के आप 16 साल के मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रदेश के समाज को सुधारने में 16 साल के बाद आपको यात्रा पर निकलने की जरूरत पड़ी है, जो अपने आप में दर्शाता है कि 16 साल में आपने समाज को कितना खंडित और बर्बाद कर दिया है। जहां वही एक अन्य सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में इतनी ज्यादा असमानता है, कुछ मुट्ठी भर लोग जो अमीर होते जा रहे हैं, अधिकारी इनमें ज्यादा है। अमीरी गरीबी की खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसका जिम्मेदार 7 निश्चय जैसी योजना है जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि पत्रकार के साथ बदसलूकी मामले के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के नाम पर यूपी चुनाव में संग्राम जारी है। जहां अखिलेश यादव से लेकर ओबीसी तक टेनी के नाम पर बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच किसी को यह पता नहीं है कि गालीबाज टेनी कहां है। यूपी में आज भी बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें राजनाथ, गडकरी, नड्डा जैसे बड़े चेहरे पहुंचे हैं, लेकिन इनके बीच एक बार फिर से सबकी नजर टेनी को ट्रैक करने की कोशिश होगी। यूपी चुनाव में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। जब समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस के नेता हर रैली में ये सवाल पूछना नहीं भूलते हैं कि आखिर टेनी की बर्खास्तगी कब होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा है कि आम जनता को सरकार ने परेशान कर रखा है, परेशान कर दिया है, किसानों को रौंद दिया गया, अब जांच रिपोर्ट आ गई है लेकिन दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई है, मंत्री को नहीं हटाया गया है, आप जनता को कितनी बार झूठ बोलेंगे। इन सब के बीच इस्तीफा और बर्खास्तगी के सवालों से ऊपर एक बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी कहां हैं। समाजवादी पार्टी अजय मिश्रा टेनी पर छिपने का आरोप लगा रही है। अब तो बीजेपी के नेता भी कबूल करने लगे हैं कि मीडिया के साथ टेनी का बर्ताव गलत था। वहीं पर ओबीसी ने कहा है कि ब्राह्मण समाज हैं जिनका एक मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में है, टेनी का ताल्लुक ब्राह्मण समाज से है, इसीलिए उन्हें हटाया नहीं जा रहा है क्योंकि ब्राह्मण समाज नाराज हो जाएगा, ऐसा मोदी को डर है। मोदी को डर है कि अगर उन्होंने टेनी को हटाया तो फिर यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारों का उद्घाटन किया है, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मोर्चे पर एक और पटाखा लहरा दी है। जो वैसे फिलहाल पार्टी लगातार मंदिर की राजनीति को हवा दे रही है, जहां अब उसका ध्यान दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों की इस मांग पर है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदू गुटों को सौंप दिया जाए, क्योंकि उनका दावा है कि
हुए भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर बनी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 1 दिसंबर को ट्वीट करते हुए इस राह पर कदम रखा दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी यानी कि वाराणसी में भव्य मंदिर निर्माण के साथ मथुरा की तैयारी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद सफेद संरचना को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि महासमर की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में अब चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। सत्तारूढ़ बीजेपी जहां विकास कार्यों के नाम पर फिर से सरकार बनाने के दावे कर रही है, तो विपक्ष के समाजवादी पार्टी महिला अपराध और दलित उत्पीड़न को लेकर योगी सरकार को घेरने में लगी हुई है। इस बीच यूपी चुनाव में ताल ठोक चुके AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के राज में मुसलमान कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां रैली में बयानबाजी, उद्घाटन और विरोधियों पर कटाक्ष करने के साथ साथ वोटर्स को लुभाने का अपना पूरा प्रयास कर रही है। चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में सक्रिय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उन्होंने प्रचार की कमान संभाली है। इस बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के शासन में मुसलमान कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। बीजेपी के कारण मुसलमानों को शक की नजरों से देखा जाता है। बीजेपी मुस्लिम लोगों के काम धंधों को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ दिखावा है, हकीकत कुछ और है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से प्रदेश में यानी कि बिहार में समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके जवाब में वही विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नए साल में बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकालने की घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा है कि उनकी यात्रा खरमास यानी कि 14 जनवरी के बाद शुरुआत होगी। यह यात्रा के बाद गांधी मैदान में बड़ी बेरोजगारी रैली होगी। दिल्ली में शादी करने के बाद पहली बार आरजेडी कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री बताते हुए उनकी सरकार सभी मोर्चे पर फेल है ये कहा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 19 लाख रोजगार कहां गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी एजेंसियों की जो भी रिपोर्ट आ रही है उसमें बिहार नीचे से पहले दूसरे स्थान पर दिख रहा है। इसे देखकर दुख होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य चौपट कर दिया गया है, नौजवान बेरोजगार है, कल कारखाने नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बदतर है, तहसील से लेकर थानों तक भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग दुहाई देते हैं कि पहले क्या था, लेकिन अगले ही पल कहते हैं कि विशिष्ट राज्य के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता। तो आप खुद मान रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया है जो हम लोग कहते रहे हैं, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने विशिष्ट राज्य दर्जे देने की मांग पर नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे किससे मांग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है, बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिए हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं? आप मांग भी किससे कर रहे हैं? खुद से। उन्होंने कहा है कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, फिर भी विशिष्ट राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसका मतलब है कि आप चाहते ही नहीं हैं। शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार, सबकी स्थिति बदतर होती जा रही है। इनमें बिहार का भविष्य प्रभावित हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार आजकल नए कीर्तिमान बनाने में लगे हैं। जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच चल रहे वाकई युद्ध में एक के बाद एक नए चेहरे कूदते जा रहे हैं। जब पहले काजल राघवानी ने भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की गंदगी सामने लाई और अब अक्षरा सिंह ने तो बहुत कुछ कह दिया है। जहां अक्षरा सिंह ने कहा है कि बरसाती मेंढक सब बिल से बाहर आ गए हैं। काजल राघवानी ने कहा है कि एक टुटपुंजिया कलाकार जब एक लड़की को बेआबरू करने के लिए बंद कमरे में गाना गाया था तो फिर भोजपुरी के वजूद की बात करने वाले कहां गए थे? वे लोग पैर की धूल बनने के लायक नहीं है। अक्षरा सिंह ने कहा है कि बरसाती मेंढकों को ध्यान रखना चाहिए कि बरसात का मौसम हमेशा नहीं रहता है, नहीं रहेगा। उपलब्धि को पहचाना सीखो, तब खुद भी आगे बढ़ो और फिर इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाओ। भोजपुरी की बात करनी है तो फिर हर वक्त पर एक साथ आइए। अक्षरा सिंह ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को कलाकार मानती ही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार का राजनीतिक माहौल भी गर्म होने लगा है। जब बिहार की राजनीति में सक्रिय भाजपा जदयू के अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी यूपी चुनाव के लिए तैयार दिख रही है। इधर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर रखा है। इस बीच आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपनी हार की आशंका से भाजपा में घबराहट है। अखिलेश यादव के करीबियों पर आयकर के छापे से
ये प्रमाणित भी हो रहा है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि भाजपा अभी तक अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुख्य विपक्षी दलों के बीच चुनावी तालमेल नहीं हो पाएगा, इससे वोट बढ़ जाएंगे और योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा सत्ता में आ जाएगी। किंतु सरकार से परेशान जनता ने खुद अखिलेश यादव को योगी सरकार के विकल्प के रूप में चुन लिया है और योगी का सफाया होना तय है और अखिलेश यादव का फिर से मुख्यमंत्री बनना यह भी तय है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि जनवरी महीने से इनके वेतन में वृद्धि कर दी जाएगी और इन्हें बढ़ा हुआ वेतन का लाभ भी मिलेगा। खबर के अनुसार बिहार के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए जिस कैलकुलेटर का इंतजार किया जा रहा था वह तैयार हो गया है। जनवरी महीने से इनके वेतन में 15% की वृद्धि हो जाएगी। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों वेतन में 2000 रुपये से लेकर के 5120 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार अब साल में 2 बार की जगह 1 बार ही जनवरी में ही वेतन वृद्धि दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों को वेतन के अलावा इन्हें महंगाई भत्ता का भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इन्हें चिकित्सा भत्ता तथा मकान के लिए किराया भत्ता भी मिलेगा। इससे शिक्षकों की परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तो कैसा लगा जरूरत ना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।